बहुत बहुत नमस्कार और आदाब। मैं बहुत दिनों से, अभी मैंने 2 दिन पहले एक चीज सीखी, और सीखी नहीं उसको, मैं करता वही था, लेकिन एक शरद जी का प्रोग्राम था कमाल भाई के उसमें, और शायद बचपन से हम लोग आदाब अर्ज बोलते थे। बीच में ये जरूर आया कि ये होने लगा, आदाब बोलने लगे, अर्ज को हटा दिया क्योंकि आदाब ही बोलने लगे। परसों एक चीज बहुत अच्छी लगी कि जावेद अख्तर साहब ने एक चीज कही कि लखनऊ में ही सिर्फ है कि आदाब अर्ज है, और ये लखनऊ की जुबान है, और ये सलाम वालेकुम आपको नहीं बोलना चाहिए, ये एक महजबी वेलकम है, और आप अगर लखनऊ के हैं तो आपको आदाब अर्ज बोलना चाहिए। कहने लगे बहुत लोगों को बुरा लगेगा, ये चीज उन्होंने सार्वजनिक रूप से कही, तो इसलिए आदाब आप सबका। विषय मुश्किल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप बात करते हैं कि नाउ द सोशल मीडिया इज वेपनाइज्ड टू इन्फ्लुएंस वोटर्स, वेपनाइज वर्ड इसलिए यूज किया कि कुछ पार्टियों ने, और अब सब पार्टियों को वो फॉलो करना पड़ता है, उनका एक सोशल मीडिया सेल है, और उस सोशल मीडिया सेल का जो सेनापति है, पहले सोशल मीडिया चलता था, ठीक है, वो भी एक कोई किनारे कमरे में रहता, आज वो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है। शायद उस अध्यक्ष कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, इसमें उसकी भूमिका रहती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सोशल मीडिया के जो हेड्स हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनकी ताकत बहुत बढ़ गई है, और ताकत इसलिए बढ़ गई है, दुख इस बात का होता है कि अच्छे की वजह से नहीं बढ़ी है, क्योंकि कौन कितने अच्छे ढंग से ट्रोलिंग करा सकता है, या कौन कितने अच्छे ढंग से गाली दिलवा सकता है, ये अब आपका एक क्वालिफिकेशन है। मैं प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बहुत से शोज करता हूं, लेकिन आज मैं एक चीज पूछना चाहूंगा प्रोफेसर साहब। अब मुझे अभी भी नहीं ये समझ में आता कि हम लोग पहले सुनते थे कि उनको टीवी पे सुने, आपको भी सुनते हैं, इसलिए अच्छा लगता है कि भाई कुछ सुने, कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन जब सोशल मीडिया की बात आती है और इनके सेल के जो भी हेड हैं, उनको आप इसलिए सुनते हैं कि वो अच्छा नहीं बोलते हैं, वो इतना खराब बोलते हैं, और इसलिए वो पॉपुलर है। तो क्या अब हमारा स्वाद ही बदल गया है? क्या अब हम ऐसे उसमें जा रहे हैं, जिसको मैं उस टर्म को यूज नहीं करना चाह रहा हूं, नहीं तो लगेगा कि एक पार्टी विशेष का कि अब केवल नफरत ही चलेगी। मतलब मैं इसलिए खुश हूं कि आपकी टांग टूट गई, मैं नोटबंदी में इसलिए खुश था कि कुछ नेताओं की अकल ठिकाने आ गई, मैं तो लाइन में लगे ही था। तो ये जो एक वेपनाइजेशन ऑफ वो हो रहा है, जिसपे बम की तरह उसको कहीं गिराया जा रहा है, अच्छा कुछ नहीं निकला, मैं थोड़ा इस पे आपसे समझना चाह रहा हूं। सबसे पहले देखिए, मेरी पत्रकार के तौर पर जो ट्रेनिंग हुई है, उसके मर्म में एक बात हमेशा रही है, और वो ये है कि पत्रकार वो होता है जो आलोचनात्मक विवेक से लैस होता है, और आलोचनात्मक विवेक वो होता है जो थमाई गई बुद्धि के खिलाफ काम करता है। जो रिसीव्ड विजडम है उसको उसका विश्लेषण संश्लेषण करने की कोशिश करता है, उसके तार तार खोलता है, उसके अंदर झांक कर पता लगाने की कोशिश करता है कि दरअसल उसको ज्ञान देने के नाम पर क्या थमाया जा रहा है। और सोशल मीडिया में जो पार्टियों के सेल होते हैं, और सोशल मीडिया के जो बहुत बड़े योद्धा हैं जो पार्टियों द्वारा तैनात किए जाते हैं, जो ट्रोल पलटने हैं, या और इसी तरह के कुछ लोग हैं जो लोग ट्रोल भी नहीं है, जो अपने लिहाज से कुछ तथ्यों को तोड़ मरोड़ के भी पेश करते हैं, झूठ फैलाते हैं। इन सब का निशाना है मनुष्य का सामाजिक आलोचनात्मक विवेक। वो अगर हमारे आलोचनात्मक विवेक को विचलित कर देंगे, या उसको अपनी जगह से हटा देंगे, या उसको कमजोर कर देंगे, तो वो अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि वो उद्देश्य कौन सा है जो इसके जरिए वो सफल होना चाहते हैं। मेरा मानना है कि ये लोग केवल वोटों की गोलबंदी के लिए नहीं काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया का ये जो इस्तेमाल होता है एक हथियार के तौर पर, वो केवल वोटों की गोलबंदी, ये चुनाव जीतने के लिए काम नहीं कर रहे। इतना अल्पकालीन उद्देश्य नहीं है उनका बड़ा दूरगामी उद्देश्य है। और वो दूरगामी उद्देश्य है, इसके ऊपर मैंने बाकायदा रिसर्च की है, और एक एकेडमिक लेख भी लिखा है, और बहुत बहस भी की है। आनंद जी के मंच पे भी बात बोली है, सभी मंचों पे मैं अपनी बात को बोलता रहता हूं, बार बार बोलता रहता हूं। इसको समझने की जरूरत है। ये लोग सब मिलकर एक आज्ञा पालक समाज बनाना चाहते हैं, एक ओबीडिएंट सोसाइटी बनाना चाहते हैं, एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं जिसमें मनुष्य अपने आलोचनात्मक विवेक का इस्तेमाल ना करे। अगर आलोचनात्मक विवेक का इस्तेमाल करेगा
तो वो सरकार पर सवाल उठाएगा, तो वो प्रतिरोध की राजनीति का समर्थन करेगा। जहां कहीं अन्याय होगा, उसका विरोध हो रहा होगा, उसके पक्ष में खड़े होने वाले लोगों के साथ खड़ा होगा। तो इन लोगों को डराया जाए, लोगों को घबरा दिया जाए, लोगों को गलत सूचनाएं दी जाएं, और ताकि लोग उन्हीं सबके ऊपर निर्भर होते चले जाएं और अपने आलोचनात्मक विवेक को धीरे धीरे करके खो दें। यह प्रक्रिया पिछले कम से कम 10 साल से लगातार इस देश में चल रही है। और जब से ये 2.0 टेक्नोलॉजी आई है, जो वानखेड़े जी ने कहा है, मैं उससे 100% सहमत हूं। हर चीज के कई पक्ष होते हैं, अंधेरा पक्ष होता है, उजला पक्ष होता है। हम लोगों को उजले पक्ष पे भरोसा करना होता है। एक नया संसार बन रहा है, ऐसे प्रोफेसर आनंद कुमार ने कहा है, वो हमारी इच्छा से स्वतंत्र है और हमें उसमें भागीदारी करनी ही होगी। हम उससे पलायन नहीं कर सकते और उसमें जो कमियां हैं उसका हमें मुकाबला करना ही होगा। लेकिन कमियां क्या हैं इसको भी समझना होगा। और वो जो पूरी योजना है, उनकी अल्पकालीन योजना नहीं है, ये दूरगामी योजना है। वो प्रतिरोध की राजनीति, सरकार को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने का विवेक, इन सब चीजों का क्षय कर देना चाहते हैं। यही उनकी राजनीति है। और इसको अगर हम लोग समझ लेंगे, तब फिर हम सोशल मीडिया में जो बहुत कुछ हो रहा है उसके मुकाबले उसका प्रतिरोध करने की योजना भी बना पाएंगे। अगर कोई प्रश्न विजय जी, अभय सर से एक सवाल है सर, ये मेन स्ट्रीम मीडिया क्या है? अभी जो शरद जी ने जिधर इशारा किया, कंटेंट गायब, कंटेंट खाली प्रोपोगंडा और मेन स्ट्रीम मीडिया, और जिस पर सारा कंटेंट, उसके बारे में कोई नाम ही नहीं। इसको क्या नए ढंग से परिभाषित करने की फिर जरूरत है क्या हम लोग को? मैं तो ये समझता हूं कि मीडिया का एक हिस्सा, इसी सवाल को जोड़ते हुए कि क्या मेन मीडिया और सोशल मीडिया दो अलग अलग चीजें हैं? क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन है कि क्या मेन मीडिया की वैल्यू कुछ अलग है, सोशल मीडिया के वैल्यूज कुछ अलग है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पर मैं वकील भी हूं तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 कि क्या इनके वैल्यूज में अगर कंट्राडिक्शन है तो क्या ये रिजॉल्व हो सकता है? चौथा सवाल, आखिरी सवाल, अगर नहीं रिजॉल्व हो सकता है तो लेट द मेन मीडिया फिनिश एंड इट विल बी ओवरकम बाय द सोशल मीडिया। ये सवाल काफी लंबा हो गया है और इसके ऊपर काफी चर्चा की जा सकती है। अभी बहुत संक्षेप में मैं ये कहूंगा कि हम लोग मीडिया के ढांचे को मीडिया की संरचना को समझने के लिए उसे मोटे तौर पर 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा वो है जो कि पूंजी सघन है, कैपिटल इंटेंसिव है, शुरू से ही कैपिटल इंटेंसिव रहा है और लगातार उत्तरोत्तर बढ़ता चला जा रहा है। आज अगर आप एक टीवी चैनल खोलना चाहते हैं तो आपको कितने 100 करोड़ या कितने 1000 करोड़ होंगे इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। एक जमाना था जबकि अगर कोई आदमी, मैं 80 के दशक की बात बता रहा हूं, तो 50 करोड़ या 60 करोड़ लगते थे, तब अखबार खोला जाता था। उस वक्त तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। तो ये कैपिटल इंटेंसिव गेम है पूरा का पूरा, और इस कैपिटल इंटेंसिव गेम होने के कारण ये सरकार का समर्थक होने के लिए मजबूर है। जब इतने ज्यादा पैसे लगेंगे, इतनी बड़ी कीमत पर लोगों की बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी जाएंगी, ये सब किया जाएगा। मैं जिस जमाने में काम करता था दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया में, उस वक्त जिस पत्रकार की तनख्वाह 4000 रुपए महीने होती थी, उसको लोग ईर्ष्या की निगाह से देखते थे। सोचते अरे इसकी तनख्वाह में 4000 है। एक आदमी अचानक हमारे इंडियन एक्सप्रेस के दफ्तर में प्रकट हुआ, जहां पे इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता और फाइनेंशियल एक्सप्रेस तीनों की न्यूज डेस्क लगती थी, पूरा एक तहखाना था बड़ा, उसी में हम लोग बैठते थे। तो उसने बताया कि उसकी तनख्वाह 10,000 है। तो हम लोग तो देखने लगे तो ये तो भगवान विष्णु का अवतार है। मतलब ये तनख्वाहों की ये स्थिति थी। 2,000, 2,500 रुपए से लोग सब एडिटर की नौकरी शुरू करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो सब पत्रकारों की तनख्वाहें बहुत बढ़ने लगी। तो पहले से ही पूंजी का बहुत बड़ा खेल था और पत्रकार भी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए। संपादक नाम की जो संस्था थी, वो जिसका हम लोग बहुत गुणगान भी करते हैं, और आज भी यहाँ संपादक नाम की संस्था का थोड़ा गुणगान हुआ। मुझे उस संस्था के ऊपर हमेशा शक रहता है। मैं बड़े संपादकों के प्रति क्षमा भाव और आदर भाव से ये बात कह रहा हूं। वो दरअसल मालिक का एजेंट होता है संपादक,
और वो किसी भी किस्म की पत्रकारी स्वायत्तता, स्वतंत्रता और को रोकने का सबसे बड़ा औजार होता है। जो संपादक है वो सबसे बड़ा ब्लॉकर है उसके अंदर। वो कोई जो मान लीजिए कोई एक दैनिक पत्र में असिस्टेंट एडिटर है, कोई चीफ रिपोर्टर है, कोई स्पेशल करस्पॉन्डेंट है, या कोई चीफ सब एडिटर है, या कोई न्यूज एडिटर है, इनके पास क्या अधिकार होते हैं? क्या ये स्वतंत्र हैं अपनी खबर वहां पर छपवाने के लिए? क्या किसी खबर पे कोई आग्रह कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते। मैंने 16 साल ऐसे अखबार में काम किया है, आपने मेरे उससे भी ज्यादा काम किया होगा। और यहाँ बहुत से लोग बैठे हुए हैं, यहाँ सतीश जी बैठे हुए हैं, उनके नेतृत्व में हमने काम किया है। वो एक दिनमान के संपादक रहे हैं। और अरुण शौरी हैं, जिनको खबरी खोजी पत्रकारिता का श्रेय दिया जाता है। वो खबरों को रोकने के सबसे बड़े महारथी थे। मतलब ये स्थिति थी। तो जो कैपिटल इंटेंसिव मीडिया है, उस मीडिया से आप किसी भी किस्म की पत्रकारी स्वतंत्रता की परवाह की अपेक्षा मत कीजिए। अब ये सोशल मीडिया आया है, इसके अंदर काफी गुंजाइश है, और उस गुंजाइश का ये एक बहुत बड़ा अंतर है जिसके जरिए हम दोनों को अलग अलग परिभाषित कर सकते हैं। इसमें पूंजी का भी खेल नहीं है। एक साधारण मध्यवर्गीय व्यक्ति भी सोशल मीडिया में अपना मुकाम शुरू कर सकता है। वो कहां तक आगे बढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, कौन लोग उसे सुनेंगे, कौन लोग देखेंगे, ये एक अलग मुद्दा है, और उसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। बाकी तो जो सवाल उठाए हैं अभी, कितने तरह के मीडिया हैं, उनमें फर्क क्या है, इन सब बातों पे गंभीरता पूर्वक सोचने की जरूरत है, और उसके ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाएगा, तभी वो बात निकल के आ पाएगी। एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि जो अभय जी ने बताया कि 4,000 रुपए से शुरू किया था, मैंने 300 रुपए से शुरू किया था लेट 70s में। तो आज तो सुनने में लगेगा कि पता नहीं क्या वो थे, फकीर थे या क्या थे। तो लेकिन और ये मैं एक चीज और ऐड कर दूं। मैं शरद भाई, आप कह रहे हैं ना सरकारी, वो इसके अलावा भी आप किसी मीडिया को देख लीजिए, प्रिंट का, सबके ओनर जो हैं वो वैश्य होते हैं। जिनको व्यापार करना है वो व्यापार है, वो आपको गलतफहमी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज्यादातर ओनर आज अंबानी और अडानी क्यों हो रहे हैं? वो व्यापार है। मैं एक सिर्फ किस्सा आपको बता दूं जो मैंने भी बेईमानी की, और वो बेईमानी बता दूं। लखनऊ में सहारा था, हेमंत दादा उसके पुराने पत्रकार थे, हेमंत शुक्ला जी, वो उनके पीआरओ हो गए थे। दादा उनके वो पीआरओ हो गए थे, याद है हेमंत शुक्ला? तो उनके यहां से फोन आया कि मतलब सहारा की कोई खबर गलत लगने वाली है, सहारा के ऊपर ये हुआ, सहारा की जितनी ऊपर कसाई उतने ही बड़ा फुल पेज ऐड। तो अब ऐड के बाद ये होता था यार छापना मत। तो हम कहते थे दादा आपने हमें महाब्राह्मण बना दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि आपके यहाँ कुछ बुरा हो तो हमारे यहाँ ऐड आए। अरे कभी अच्छे में भी तो दे दिया करो ऐड। लेकिन बेईमानी इतनी जरूर करता था कि पहले पेज से सहारा जी को ले जाके मैं कहीं 13वें 14वें पे हटाता तो नहीं था, लेकिन शिफ्ट जरूर कर देता था। ये बेईमानी किया था क्योंकि पेपर चलाना था। ये वाली बात भी थोड़ा एक अभय जी, जो पैसे अभी 4-5 साल पहले एक बार पटना में मुझे मीडिया के ऊपर भाषण देने के लिए बुलाया गया, तो मैंने उसके लिए थोड़ी सी रिसर्च कर डाली कि मुझे वहां पर क्या बोलना है। तो मैंने ये पता लगाने की कोशिश की कि इस वक्त मीडिया में पूंजी जो आ रही है वो कहां से आ रही है। तो पता चला कि पूंजी जिन तरह, एक तो बड़ी कारपोरेट दुनिया है, वो बड़े पैमाने पर मीडिया के अंदर निवेश कर रही है। हम लोग उस वक्त जब मैं ये रिसर्च कर रहा था तब सबसे आगे धीरू भाई, तब सबसे पहले अंबानी घराना सबसे आगे था। उसने नेटवर्क 18 वगैरह खरीद लिया था और बड़े पैमाने पर था। उसके बाद ऐसे बहुत से घराने थे जिनका नाम हम लोग नहीं जानते थे, सामने निकल के नहीं आए थे। बिरला की बहुत बड़ी पूंजी लगी हुई थी, सब पता लगाया। दूसरी बात ये पता लगी कि जो क्षेत्रीय राजनीतिक ताकतें हैं, जैसे कि अकाली दल, जैसे कि दक्षिण भारत की जो क्षेत्रीय राजनीतिक ताकतें हैं, इन सब लोगों ने मीडिया के विभिन्न हिस्सों में बहुत बड़े पैमाने पर पूंजी लगा रखी है, और इनके खिलाफ कोई खबर डालना वगैरह तकरीबन नामुमकिन है। तीसरी बात जो पता चली वो ये है कि जो रियल एस्टेट के धंधे से, जो जमीनें बेच के और बिल्डिंगें बना के जो बाद में क्रैश हुआ पूरा मार्केट, इन लोगों ने बड़े पैमाने पर मीडिया में पूंजी लगा रखी है। अब आप सोचिए, जब ऐसे लोग मीडिया में पूंजी लगाएंगे तो उनसे हम पत्रकारिता की स्वतंत्रता की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, सच्चाई की, ईमानदारी की, जनपक्षधरता की क्या उम्मीद करेंगे? तो सबसे पहली जरूरत तो ये
व्याख्यान में मैंने सामने रखी थी कि मीडिया को पूंजी की पकड़ से कैसे छुटकारा दिलाया जाए। अब यह काम उस वक्त लगभग असंभव लग रहा था, लेकिन आज ये संभव लगता है सोशल मीडिया के जरिए कि कम से कम एक सीमा तक हम लोग इस दिशा में एक कदम बढ़ा सकते हैं।